नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिरीन और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री इस वक्त ये बोल रहे 21 दिन मेरे लिए बहुत विस्मरणीय है। मैंने एक भी मिनट खराब नहीं किया। रात दिन 24 घंटे देश को बचाने के लिए प्रचार किया है। केवल आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया, सारी पार्टियों के लिए प्रचार किया। बंबई भी गया, भिवंडी भी गया, हरियाणा भी गया, उत्तर प्रदेश भी गया, पंजाब भी गया, जमशेदपुर भी गया। जहां मौका मिला, जहां जिसने बुलाया उसी के लिए प्रचार करने के लिए गया, देश बचाने के लिए। मेरे सामने देश था। आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी सेकेंडरी है, पहली हमारे लिए देश है। तो मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, आज आपका बेटा दोबारा जेल जा रहा है, इसलिए नहीं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया है, इसलिए कि मैंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत की है। इस प्रचार के दौरान एक सबसे बढ़िया बात यह हुई कि सारे देश के सामने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कबूल किया कि उनके पास मेरे खिलाफ रत्ती भर भी सबूत नहीं है। हम कहते थे ना, जब भी हमसे पूछा जाता था कि भाई ये कह रहे हैं 100 करोड़ रिश्वत ली, 100 करोड़ रिश्वत ली, वो 100 करोड़ कहां गया? 500 से ज्यादा जगह तुमने रेड मार ली, कहीं चवन्नी मिली हो, अठन्नी मिली हो, 1 रुपया मिला हो, कहीं हमने खर्च किया हो, कहीं कैश पड़ा हो, कहीं लॉकर में मिला हो, कहीं स्विस बैंक में मिला, कहीं चवन्नी नहीं मिली, तो पैसा कहां गया? तो एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में उस टीवी वाले ने मोदी जी से पूछा कि प्रधानमंत्री जी, ये केजरीवाल चारों तरफ कहता घूम रहा है कि आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आपके पास उसके खिलाफ कोई रिकवरी नहीं है, फिर आपने उसको गिरफ्तार कैसे कर रखा है? पता है प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं मानता हूं कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मैं मानता हूं कि केजरीवाल के खिलाफ कोई रिकवरी नहीं है, क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है। चलो मान लिया मैं अनुभवी चोर हूं, तुम्हारे पास सबूत तो नहीं है, तुम्हारे पास रिकवरी तो नहीं है, तो यूं ही डाल दिया मेरे को जेल में, बिना सबूत के डाल दिया मेरे को जेल में, बिना रिकवरी के डाल दिया जेल में। देश के इतिहास में 75 साल में सबसे ज्यादा बहुमत से आई हुई सरकार है। एक बार 70 में से 67 सीट, दूसरी बार 70 में से 62 सीट, 55% से ज्यादा वोट शेयर। इतने भारी बहुमत वाली सरकार के मुख्यमंत्री को आपने बिना सबूत के जेल में डाल दिया। यही तो तानाशाही है कि जिसका मन करेगा मैं उसी को जेल में डाल दूंगा, जिसका मन करेगा उसी को जेल में डाल दूंगा। और पूरे देश को मैसेज दे दिया कि अगर मैंने केजरीवाल को फर्जी केस में जेल में डाल दिया तो तुम्हारी तो औकात ही क्या है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दूंगा। इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं मैं, और इस किस्म की तानाशाही अपने देश को बर्दाश्त नहीं है। भगत सिंह ने कहा था ना कि जब सत्ता तानाशाही हो जाए तो जेल जिम्मेदारी बन जाती है, सबकी जिम्मेदारी है जेल में जाना, इसके खिलाफ आवाज उठाना। भगत सिंह के चेले हैं। भगत सिंह देश को बचाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए जेल गए थे। भगत सिंह देश को आजाद कराने के लिए फांसी पे चढ़े थे। हम देश को बचाने के लिए जेल जा रहे हैं। इस बार जब जा रहा हूं, मुझे नहीं पता अब मैं कब वापस आऊंगा, मुझे नहीं पता ये क्या करेंगे मेरे साथ जेल में, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी करें। अगर भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, मैं भी फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूं। मेरे शरीर का एक एक कतरा इस देश के लिए है, मेरे शरीर के खून की एक एक बूंद इस देश के लिए है, मेरे जीवन का एक एक पल देश के लिए है।
अभी मैं अभी राजघाट गया था सभी साथियों के साथ। महात्मा गांधी की समाधि पे हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। गांधी जी ने इस हमारे देश से तानाशाही का अंत किया था, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उसके बाद हम कनॉट प्लेस गए, हनुमान मंदिर, वहां पे हमने हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। 4 तारीख को भी मंगलवार है, भली करेंगे बजरंगबली, करेंगे कि नहीं करेंगे? बोल बजरंगबली की। इनका नाश करेंगे, तानाशाहों का नाश करेंगे। अपने को किसी व्यक्ति विशेष से अपनी कोई दुश्मनी नहीं है, अपनी दुश्मनी तानाशाही से है। तानाशाही बर्दाश्त नहीं है अपने को। तो 4 तारीख को भी मंगलवार है और बजरंगबली का मेरे ऊपर, पार्टी के ऊपर बहुत आशीर्वाद है, देश के ऊपर बहुत आशीर्वाद है। मैं प्रार्थना करने गया था बजरंगबली को कि हे बजरंगबली, मेरे देश को बचा लो। अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। तो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। लेकिन असली मुद्दा ये है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी, ये समझने वाली बात है। मेरे को भी समझ नहीं आया। कई सारे लोगों की कई सारी बातें चल रही हैं। एक ये चल रहा है कि इन्होंने मशीनों का घोटाला कर दिया, लेकिन मैंने संदीप पाठक को भी बोला है और मैं सारे इंडिया गठबंधन की पार्टियों को बोलना चाहता हूं, अपने अपने काउंटिंग एजेंट को बोल दो, पूरी तरह से सतर्क रहे। आखिरी तक अगर हार भी रहे हैं तब भी उठ के ना आए। कई बार क्या होता है, 1 राउंड में, 2 राउंड में, 3 राउंड में हार गए तो उठ के चले जाते हैं। उठ के नहीं जाना। सबसे लास्ट में रैंडम जितने बूथ होते हैं, ईवीएम मशीन होती है, उसकी पर्चियां पड़ती हैं। उन पर्चियों में से 5% पर्चियां उठाई जाती हैं। उन 5% ईवीएम की मैचिंग वीवीपैट की स्लिप से कराई जाती है। वीवीपैट पे जो स्लिप है उसकी काउंटिंग होती है, जैसे बैलेट पेपर की काउंटिंग होती थी, और उसकी काउंटिंग और ईवीएम की चेकिंग होती है दोनों की। एक भी मशीन अगर मैच ना करे तो वहां चुनाव रद्द कर दिया जाता है। तो अगर आपने ये चेकिंग कर ली वहां पे, तो इसका मतलब फिर ईवीएम का घोटाला हम बचा सकते हैं। फिर ईवीएम के घोटाला अगर कर रखा इन्होंने तो हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं। तो सब लोगों ने लास्ट तक रुक के, आपका कैंडिडेट हार भी रहा है तब भी आखिरी तक रुक के आपको ये ईवीएम की चेकिंग करा के आनी है, ईवीएम और वीवीपैट की मैचिंग करा के आनी है। एक थ्योरी ये चल रही है कि इन्होंने इतना ज्यादा सीटें इसलिए दिखाई क्योंकि इनके लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, और कल जब शेयर मार्केट खुले तो बम्पर होगा, तो ये अपने शेयर बेच बाच के अब खुद तो निकल लेंगे। बाकी एक थ्योरी ये चल रही है कि अफसरशाही पे दबाव डालने के लिए अगले 3 दिन में अफसरों से उल्टे सीधे काम कराने के लिए एक माहौल बना दिया गया। भाई आ तो हम ही रहे हैं, तो हमारी बात मानो, उल्टे सीधे काम करो, काउंटिंग में गड़बड़ कराएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, अपने को, अपने काउंटिंग एजेंट, एआरओ, सब आरओ, सब लोगों को अपने को ट्रेन करके भेजना है और अपने को चौकन्ना रहना है। बाद में हम कहते रहे इन्होंने ये कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अभी अपने को चौकन्ना रहना है। एक छोरी ये चल रही है कि अगर इन्होंने कल ही कम सीट दिखा दी होती एग्जिट पोल वालों ने, तो हो सकता है कि इन दोनों के खिलाफ आरएसएस में और बीजेपी में कल ही बगावत शुरू हो जाती। 4 तारीख तक इंतजार ही नहीं होता, हो सकता है। तो कई सारी थ्योरी चल रही हैं।
लेकिन अपने को सतर्क रहना है, चौकन्ना रहना है। मेरा अपना मानना है कि 4 तारीख को इनकी सरकार नहीं बन रही है। ये एग्जिट पोल से घबराने की जरूरत ही नहीं है, माइंड गेम है इनका, माइंड गेम खेल रहे हैं। आपको डिस्करेज करने के लिए, डिप्रेशन में डालने के लिए बिल्कुल नहीं जाना। आप उससे जाओ कि आप जीत रहे हो, आप अपने उस कॉन्फिडेंस से जाओ कि आप जीत रहे हो, और आखिरी तक आपको बैठे रहना है, किसी भी हालत में बैठे रहना है आपको। हमें हर एक को लड़ना पड़ेगा। ये चुनाव किसी पार्टी का या किसी नेता विशेष का नहीं है। ये चुनाव इस देश को बचाने के लिए है, इस देश में जनतंत्र को बचाने के लिए है। जिसके लिए भगत सिंह, गांधी जी सब लोग लड़े थे, वही माहौल आज है। जिस तरह से हमने अंग्रेजों को हटाया था, आज इस सत्ता को अपने को हटाना है। तो मैं आप सब लोगों का, सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत साथ मिला आप लोगों का इन 21 दिनों में। अब जब भी मैं लौट के आऊंगा फिर मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए अलविदा। सारे लोग तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरेंडर करने से पहले पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए और कई बड़े आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। और आपने अरविंद केजरीवाल को सुना, जिन्होंने तानाशाही का आरोप एक बार फिर से लगाया और यह भी कहा कि किसी को भी जेल भेज सकती है ये सरकार। साथ ही उन्होंने एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर भी प्रश्न खड़ा किया और कहा कि एग्जिट पोल के आंकड़े जो सामने आए हैं वो देश में एक माहौल बनाने के लिए हैं, वो दबाव बनाने के लिए हैं। कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि इनसे घबराने की जरूरत नहीं। तो आंकड़ों पर यह बयान अरविंद केजरीवाल का, एग्जिट पोल के आंकड़े को फर्जी बताया, कहा सभी एग्जिट पोल फर्जी है। और अब यहां से निकल के अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अंतरिम जमानत आज खत्म हो रही है और उन्हें अभी सरेंडर करना होगा, तो यहां से निकलकर सीधा सरेंडर करेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 21 दिन का समय दिया था, मैंने 1 मिनट भी नहीं गवाया और आज एक बार फिर मैं जेल जा रहा हूं। अरविंद केजरीवाल को इस वक्त आप देख पा रहे हैं और अब यहां से निकलते हुए वरुण का रुख पहले मैं कर लेती हूं। वरुण, क्योंकि अब यहां से निकलने वाले हैं, निकल ही रहे हैं और उसके बाद सीधा वो सरेंडर करने के लिए जाएंगे, तो आपके पास क्या जानकारी है, क्या तैयारियां हो रही है उनके सरेंडर करने को लेकर? देखिए, बिल्कुल 21 दिन की ये अंतरिम जमानत है, मिली थी, आज खत्म हो रही है। तो अरविंद केजरीवाल को हर हाल में 5 बजे से पहले सरेंडर करना होगा। अगर मैं तिहाड़ जेल का ही आपको दिखाऊं, गेट नंबर 4 के बाहर खड़ा हूं, ये वही गेट है जिसे जब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली थी तो वो बाहर निकले थे। बाहर आपको पुलिसकर्मी नजर आएंगे, कुछ बैरिकेड जरूर लगाए गए हैं, रस्सी से रास्ते को कॉर्डन ऑफ किया गया है। जिस हिसाब से दीपक रावत ने अभी बताया कि कुछ ही पलों में अरविंद केजरीवाल पार्टी दफ्तर से निकल जाएंगे, तो आप अंदाजा लगाएं कि आईटीओ से यहां तक का जो रास्ता है करीब 20 से 25 मिनट का है और इस समय भी 4:15 साढ़े 4 बजे के आसपास बजे हैं। तो यानी कि करीब 5 बजने से 5 मिनट या 10 मिनट पहले अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंच जाएंगे। जेल नंबर 2 में वो पहले बंद थे और सूत्र भी इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि इस बार भी उनको जेल नंबर 2 के अंदर ही रखा जाएगा। हाई सिक्योरिटी जेल है, आइसोलेटेड सेल के अंदर रखा गया था। तो फिलहाल जेल प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां पूरी हो गई हैं और दिल्ली पुलिस ने भी सिक्योरिटी रीजन से बाहर जो तैयारियां करनी थी उसको पूरा कर लिया है। जी ठीक है, तो यानी कि अब यहां पर भी तैयारियां हो रही हैं। और मेघा, आप भी जल्दी से बताइए आपके पास क्या अपडेट और कैसी तस्वीरें हैं आपके आसपास? देखिए, मैं तिहाड़ जेल नंबर 3 के बाहर मौजूद हूँ और मैं जरा आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं तो जिस तरीके से हमारे सहयोगी अभी वरुण जैन ने बताया, कुछ ऐसी ही तस्वीरें यहाँ पर भी आपको तमाम सिक्योरिटी यहाँ पर नजर आएगी। बिल्कुल ये जो पूरा रास्ता है इसको घेराबंदी कर दिया गया है पुलिस की मदद से, यहाँ बैरिकेड लगा दिए गए हैं क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो यहाँ से गुजरेंगे या फिर यहाँ पर सरेंडर करेंगे, 5 बजे का वो समय है, सूर्यास्त से पहले उनको सरेंडर करना है। ऐसे में ताकि यहाँ पर कोई परेशानी ना हो, मैं आपको एक बार दूसरी तरफ की यानी कि जहाँ मैं मौजूद हूँ वो दूसरा रास्ता जो आगे बढ़ता है वहां की दिखाऊं तो यहाँ भी आपको तमाम पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में नजर आएंगे दोनों तरफ और पूरे रास्ते में कुछ इसी तरह की से घेराबंदी किया गया है, तमाम रास्तों को बंद किया गया है ताकि अरविंद केजरीवाल जब यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पर सिक्योरिटी बिल्कुल दुरुस्त है। और आप देखिए तो यहाँ पर गेट के बाहर जो बिल्कुल जो मेन रास्ता है, आप नजर बनाकर रखिए क्योंकि थोड़ी देर बाद यहाँ पर हलचल और बढ़ेगी। तो हर हलचल का अपडेट हमारे दर्शकों तक आप दोनों पहुंचाइएगा और आप दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इस बड़ी खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। थोड़ी ही देर बाद अब पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल सरेंडर करने, तो उससे जुड़ा हर अपडेट आप हमारे सहयोगियों के जरिए देखेंगे।
एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इंडिया डेलीगेशन के नेता चुनाव आयोग पहुंचे हैं मिलने के लिए, अपनी मांगों को चुनाव आयोग के सामने रखने के लिए। तो इंडिया गठबंधन के नेता इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं और जानकारी ये मिल रही है सूत्रों से कि चुनाव आयोग से उनकी 3 मांगे हैं, जिन 3 मांगों को वो रखेंगे चुनाव आयोग के सामने। और इसीलिए इंडिया गठबंधन का ये डेलीगेशन चुनाव नतीजों से पहले पहुंचा है चुनाव आयोग। तस्वीरें भी अब आ गई हैं सामने। इंडिया डेलीगेशन के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता हैं ये, जो ये डेलीगेशन पहुंचा है अपनी 3 मांगों को लेकर चुनाव आयोग। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। खबर है इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा है मिलने के लिए। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में यह प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा है अपनी मांगों को लेकर। और सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि चुनाव आयोग से 3 मांग करेगा इंडिया गठबंधन का ये डेलीगेशन। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक वीवीपैट पर्ची का मिलान हो, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पहले हो, हर राउंड के बाद प्रत्याशियों को आंकड़े बताए जाएं। तो प्रमुखता से ये 3 मांगे जो हैं वो इस डेलीगेशन की तरफ से चुनाव आयोग के सामने रखी जाएंगी। इंडिया गठबंधन का ये प्रतिनिधिमंडल मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में अपनी इन 3 प्रमुख मांगों को लेकर, जैसा सूत्र बता रहे हैं, जिसमें पहली मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक वीवीपैट पर्ची का मिलान हो। पोस्टल बैलेट से जुड़ी हुई मांग यह है कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पहले हो। और तीसरी मांग, हर राउंड के बाद प्रत्याशियों को आंकड़े जो हैं उसकी जानकारी दी जाए, वो बताए जाए। तो सूत्रों से ये बड़ी खबर मिल रही है। और इंडिया डेलीगेशन मिलने पहुंचा है चुनाव आयोग से। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज शाम 5:30 बजे एनडीए का भी जो प्रतिनिधिमंडल है वो मिलने के लिए पहुंचेगा। लेकिन इस वक्त तस्वीरें भी आ रही हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा हुआ है। इस पर क्या जानकारी हमारे पास और है, सूत्र और क्या जानकारी बता रहे हैं, सीधे रुक कर लेते हैं। जैनेन्द्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जैनेन्द्र, क्या अपडेट है इसे लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक करेक्शन कर दूं, मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में ये डेलीगेशन नहीं पहुंचा है। मल्लिकार्जुन खड़गे को इस डेलीगेशन में शामिल नहीं होना था। कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी, नासिर हुसैन, सलमान खुर्शीद ये पहुंचे हैं। एनसीपी के नेता हैं, डी राजा सीपीआई से हैं, आरजेडी के हैं, समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव हैं। तो ये प्रमुख नेता इंडिया गठबंधन के उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं जो चुनाव आयोग पहुंचे हैं। और 4 तारीख को काउंटिंग जो होगी उससे संबंधित इंडिया गठबंधन की कुछ मांगे हैं जिसको लेकर के ये मुलाकात होनी है। सबसे अहम मांग है कि पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो सबसे पहले की जाए। हालांकि प्रक्रिया यही होती है, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन अपनी तरफ से इस चीज को जोर शोर से उठा रहा है। इसके अलावा वीवीपैट की गिनती को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उनका पालन हो काउंटिंग में, और साथ ही तमाम प्रक्रियाओं का पालन हो। हर राउंड की गिनती की जानकारी जब उम्मीदवारों को दे दी जाए, इसके बाद दूसरे राउंड की गिनती हो। तो जो प्रक्रिया होती है लगभग उसी बातों को उठाया जा रहा है। सिर्फ इंडिया गठबंधन का ध्यान यह है कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी काउंटिंग में ना हो। और इसी बात को लेकर गड़बड़ी की आशंका लगातार इंडिया गठबंधन की तरफ से जताई भी जा रही है। और इसी को लेकर ये मुलाकात, डेलीगेशन इसीलिए चुनाव आयोग पहुंचा हुआ है। ठीक है, आप जैनेन्द्र इस पर नजर रखिएगा। एक और बड़ी खबर, चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल में एनडीए की फिर सरकार बनने का दावा किया गया है, जिस पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने दावा किया है कि एग्जिट पोल सरकारी पोल हैं और इंडिया गठबंधन को 295 सीट आ रही हैं। तो इंडिया गठबंधन को 295 सीट आने का दावा जयराम रमेश का, सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। लोकसभा चुनाव के तमाम एग्जिट पोल प्रधानमंत्री मोदी की हैट्रिक का दावा कर रहे हैं और बम्पर वापसी एक बार फिर बीजेपी के होने के आसार हैं। कांग्रेस पार्टी जाहिर सी बात है असहमत है तमाम एग्जिट पोल से और दावा कर रही है कि इंडिया गठबंधन को 295 सीटें आएंगी। इस विषय पर और बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश हैं। एग्जिट पोल को नकारने की और 295 सीटें आने की वजह क्या है, आधार? एग्जिट पोल नहीं है, ये सरकारी पोल है, ये मोदी पोल है। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का एग्जिट गारंटीड है 4 तारीख को, उन्होंने ये एग्जिट पोल कराया है। ये फर्जी एग्जिट पोल है। ये आंकड़े कहाँ से आए हैं? उन्हीं के कार्यालय, उन्हीं के मन से आए होंगे। तो निवर्तमान प्रधानमंत्री ने ये एग्जिट पोल कराए हैं, इसमें कोई विश्वास नहीं कर सकता। ज़मीनी हकीकत के बिल्कुल विपरीत है। और जो ज़मीन से हमें फीडबैक मिला है, हर राज्य में जो स्थिति है वो उसका विश्लेषण किया और 295 आंकड़े पर हम पहुँचे कि किसी हालत में इंडिया गठबंधन 295 के नीचे नहीं हो सकता।
लेकिन लोगों के मन में ये सवाल होगा सर कि सारे एग्जिट पोल एक ही तरह की तस्वीर कैसे प्रोटेक्ट एक ही व्यक्ति से आ रहा है। पिछले आप देखे होंगे 2004 में भी 20 साल पहले यही था, पर कुछ अंतर था एग्जिट पोलों के बीच में। कुछ लोग ज़्यादा दे रहे थे, कुछ लोग कम दे रहे थे। इस बारी सभी ने एक आंकड़ा दे दिया ना, सब एक ही व्यक्ति के मन से। उसमें तो 400 पार नहीं, वो तो एक ही व्यक्ति का, ये तो मनोवैज्ञानिक खेल है। इस एग्जिट पोल के पीछे राज क्या है वही मैं, ये तो मनोवैज्ञानिक खेल है, ये दबाव है, हकीकत के बिल्कुल विपरीत है। किसी को भी इस एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और कोई कर भी नहीं रहा है। कुछ चैनल चला रहे हैं एग्जिट पोल। ऐसा जैसा कि मैंने कहा, जिस व्यक्ति का एग्जिट तय है वो आखिर में एग्जिट पोल कराकर ही जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। चुनाव आयोग से आज बीजेपी का डेलीगेशन भी मिलने जा रहा है। डेलीगेशन में निर्मला सीतारामन, पीयूष गोयल शामिल होंगे और आज शाम 5:30 बजे इलेक्शन कमीशन जाएगा बीजेपी का डेलीगेशन। तो चुनाव आयोग से मुलाकात के लिए पहले ही जो इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल है वो पहुंचा हुआ है, लेकिन बीजेपी का डेलीगेशन भी शाम 5:30 बजे चुनाव आयोग पहुंचेगा। देखिए, कहा जाता है कि यूपी से ही दिल्ली की सत्ता का जो रास्ता है वो होकर निकलता है, और एबीपी न्यूज के सी वोटर एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में एनडीए फिर बाजी मार सकता है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि 4 जून को बीजेपी का और बेहतर प्रदर्शन दिखेगा। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अखिलेश और राहुल की जोड़ी फ्लॉप शो रही। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। चौधरी जी, जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है एबीपी न्यूज़ का, उसके हिसाब से 353 सीटों से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल पा रहे हैं, और यूपी में अगर बात करें तो ये आंकड़ा 62+ है। क्या कहेंगे जो ये तस्वीर उभर के आ रही है उस पर? नहीं, आप चुनाव से पूर्व का जो अनुमान है, आपने जो सर्वे किया है, एग्जिट पोल किया है, अलग अलग मीडिया चैनलों के माध्यम से जो सूचनाएं आ रही हैं, हम उसका सबका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन हमारे पास जो नीचे से फीडबैक है, उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारा जो परिणाम आएंगे तो वो परिणाम बेहतर होंगे आपके एग्जिट पोल से। ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतेगा, क्योंकि जिस प्रकार के एग्जिट पोल 2014 में 2019 में आए हैं, उसमें भी जो आपने एक तय किए हैं उससे ज़्यादा सीटें एनडीए भाजपा को मिली हैं। अनुमान है कितनी सीटें आप मान रहे हैं कि 80 में से आएंगी? उत्तर प्रदेश की तो 80 की 80 सीटें एनडीए जीतने जा रहे हैं। और इधर अरुणाचल प्रदेश में बड़ी जीत के बाद सीएम पेमा खांडू ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार का पूरा भरोसा है। राज्य का अगला सीएम कौन होगा, इसका फैसला उन्होंने आला कमान पर छोड़ा है। अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और पेमा खांडू दोबारा फिर एक बार मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले आपको बधाई दे दूं इस ऐतिहासिक जीत के लिए। तो हम क्या कहें, ये जीत आपके सहरे, पार्टी के सहरे, कार्यकर्ता या कौन? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश का जनता का बहुत आभारी हूँ। मैं पूरे अरुणाचल प्रदेश के वोटर्स को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जिस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश के जनता ने जो ट्रस्ट को दोबारा एक बार भारतीय जनता पार्टी को इंट्रस्ट किया है, तो मैं समझ सकता हूँ कि इसमें अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। पिछले 8-10 वर्षों में जो काम यहाँ पे हुआ है ज़मीनी स्तर पर, उस काम को देखते हुए पब्लिक ने वन साइडेड वोट किया है और बीजेपी को दोबारा फिर यहाँ पे राज्य में लेके आया है। कांग्रेस एक ही सीट पर सिमट गई है, कुछ संदेश देना चाहेंगे कांग्रेस को, क्या करना चाहिए? आपके खुद पिताजी कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हो अरुणाचल प्रदेश के सबसे लंबे समय तक। देखिए, अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में लंबा समय तक कांग्रेस ने राज्य चलाया है, और इस दौरान देखिए हमारा नॉर्थ ईस्ट को पूरा एक करप्ट सिस्टम बना के रखा था कांग्रेस ने। बीजेपी केंद्र में आने का बाद और बीजेपी अरुणाचल और बाकी राज्यों नॉर्थ ईस्ट में आने का बाद तो करप्शन को हम लोग सफाई कर रहा है। अभी जो भी लोग करप्शन करते हैं उसको हम लोग अरेस्ट करते हैं, सज़ा एज पर रूल्स जो है उसको हम लोग देते हैं। तो इससे अभी हमारा अरुणाचल प्रदेश का जनता को पता चल गया है कि हाउ करप्ट कांग्रेस गवर्नमेंट वाज, हाउ करप्ट इज द कांग्रेस पार्टी। सो इसीलिए इस बार का चुनाव में आप देख सकते हैं, आउट ऑफ 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी केवल कांग्रेस को एक ही सीट में ही जीत मिला है। इसका मतलब कांग्रेस हैज बीन ऑलरेडी रिजेक्टेड बाय द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। 45 से ज्यादा का मार्जिन के साथ आप जीते हैं 60 के विधानसभा में, लेकिन इस बार कब दावा पेश करेंगे, क्या प्रक्रिया होगी और अगला मुख्यमंत्री बनने की प्रक्रिया क्या होगी? आप
अभी 4 तारीख को अपना एमपी का वोट काउंटिंग होने के बाद में अपना पार्टी का प्रोसेस होता है। दिल्ली से कोई सीनियर यहाँ आने के बाद अपना पार्टी में मीटिंग होके इसके बाद जो पार्टी कैंडिडेट जिनका भी नाम तय करता है मुख्यमंत्री के लिए, तब जाके वो स्टेट गवर्नर को जाके लेटर में वो लोग क्लेम करेंगे। मेरा आखिरी सवाल, पेमा खांडू को कितना भरोसा है अब की बार 400 पार का? डेफिनेटली जिस प्रकार से अभी नरेंद्र मोदी साहब ने पूरे देश भर में जो काम किया है और पार्टी के कार्यकर्ता लोग ने जिस प्रकार से जो मेहनत किया है, हमें पूरा विश्वास है कि क्लोज टू डेट वो मार्जिन आ जाएंगे। बड़ा दिलचस्प है मुकाबला, क्योंकि अब की बार 400 पार जहां देश में है तो वहीं इतिहास रच दिया गया है अरुणाचल प्रदेश में। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, एबीपी न्यूज। और एबीपी न्यूज सी वोटर एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक बिहार की बात करें तो एनडीए को 40 सीटों में से 34 से 38 सीटें मिलती दिख रही हैं और इंडिया गठबंधन को 3 से 5 सीटें और अन्य का खाता नहीं खुलेगा, ये एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं। बिहार के एग्जिट पोल पर सूबे के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का क्या कहना है, एबीपी न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की। हमारे साथ बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है। सम्राट जी, एग्जिट पोल आप लोगों के पक्ष में, बिहार में थोड़ी सी सीटें कम नज़र आ रही हैं। कहाँ सीट कम आ रही है? 40 की 40 जीतेंगे, एकदम बेफिक्र रहिए। बिहार की जनता मोदी जी को वोट करना चाहती है और देश में एक मजबूत सरकार, लूटने वाले को कोई वोट नहीं देता है, भ्रष्टाचारियों को कोई वोट नहीं देता और गुंडागर्दी वाले को भी कोई वोट नहीं करता। इसलिए जनता पे पूरा भरोसा है, वोट करेंगे। मोदी का एग्जिट पोल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। स्वाभाविक है, वो लोग को भरोसा तो होगा नहीं, क्योंकि राहुल गांधी 295 कहें तो हमने आग्रह किया कि राहुल गांधी जी को तो राष्ट्रपति भवन सीधे चले जाना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, साउथ में एक बेहतर प्रदर्शन जो है बीजेपी का, एनडीए अलायंस का दिख रहा है। पूरे देश में 400 सीट जीतेंगे तो पूरे देश जीतेंगे। 400 सीट जीतेंगे, पूरे देश में जीतेंगे और जो एग्जिट पोल आया है उसमें इजाफा बिहार में दिखेगा। 39 पिछले दफे रह गई थी, वो 40 रहेगी। कैमरा सहयोगी पंकज के साथ आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज़, पटना। और एग्जिट पोल के नतीजों के बीच पाटलिपुत्र सीट पर सियासी तनाव बढ़ गया है, जहां बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव पर कल हमला हुआ था। रामकृपाल यादव ने कहा है कि ये हमला उन्हें जान से मारने की साजिश थी। कल आखिरी चरण का मतदान हुआ और देर रात ये खबर निकलकर सामने आई कि पाटलिपुत्रा के एनडीए उम्मीदवार रामकृपाल यादव के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। हमारे साथ मौजूद है, कल क्या हुआ था सर? कल एक्चुअली मैं अपने क्षेत्र में घूम रहा था विधानसभा वाइज, तो मैं अंत में मसौड़ी गया। मसौड़ी जाते ही मुझे जानकारी मिल गई थी कि वहाँ रेखा पासवान, वहाँ के स्थानीय विधायिका, जा कर के टिनेरी बूथ पर अवैध तरीक़ा से पोलिंग बूथ के अंदर जा कर के हंगामा क्रिएट किया और लोगों ने प्रोटेस्ट किया। खैर शासन प्रशासन आया, अपना काम किया। और जब गया तो उस समय लगभग 6:30 बज रहा होगा, पोलिंग बूथ बंद हो गया था। तो मैं अपने समर्थकों से बातचीत कर रहा था, वहाँ से फिर निकल कर के तिरेरी के ठीक बगल में एक गांव है जमलपुरा, वहीं जाके कार्यकर्ताओं से मिल रहा था। मिलने के लिए जा रहा तो रास्ते में ही